नमस्ते दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो पेपर हुआ जून के अंदर, उसमें जो 6 जून को पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 3 के कुछ सवालों को हमने कर लिया था पहले वीडियो में, और कुछ सवाल यहाँ पर बच गए थे जिनको हम अभी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, क्लास में जुड़े रहिएगा। बहुत अच्छे तरीके से सारे सवालों को हम लोग करेंगे। स्मार्ट अप्रोच आपको बताए जाएंगे ताकि आप सवालों को बहुत कम समय के अंदर कर पाएँ। पहला जो सवाल दिया है, बड़ा सिंपल सा सवाल है ये। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर पहचान है, ज्ञान है, तो इस सवाल को बड़े आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। क्या दिया गया है? अब आप सभी जानते हैं कि अगर रेशियो और प्रोपोर्शन है तो दोनों जो बीच वाले होते हैं, मतलब ये 14.7 और 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये बाहर वालों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, मतलब हमारे पास ये हो गया कि जो 9.8 है, 9.8 और x, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी? 14.7 है ना, 14 पॉइंट यहाँ पर 7 और मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, दोनों साइड पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, मतलब बराबर है। तो पॉइंट को हम लोग आराम से हटा सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, देख लीजिए कितना हो जाएगा। इसको लिख लीजिए 147, मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है, और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 98, मतलब 98 नीचे चला गया। ठीक है, अब सीधे सीधे देखिए, 7 से कट रहा है, 7 से उसको काटिए, कितना हो जाएगा? 14 सत्ते 98 है ना, ये 14 हो गया। 7 से इसको काटिए तो 7 दूना 14 और 7 एकम 7, 21 हो गया। 7 से फिर कटेगा, 7 दूना 14 और 7 से ये 3 बार में, 15 3 45, 45 का आधा 22.5 हो जाएगा। तो 22.5 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान सा भी प्रश्न था ये, और कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं करना पड़ा इसमें। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है? जोड़कर डिवाइड बाई 2। लेकिन आप अगर ऑप्शंस में देखें तो हर एक का यूनिट डिजिट अलग अलग दिया है। तो जब यूनिट डिजिट अलग अलग दिया है तो हम लोग यूनिट डिजिट से ही काम चला लेते हैं, अगर बन जाए हमारा काम तो, है ना। देखिए यहाँ पर कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। 8 और 7 हो जाएगा 15, मतलब 5, फिर 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा। 5 और 5 10, 10 का मतलब हो गया 0, 0 और 5 जोड़ेंगे तो फिर 5, है ना। 5 और ये 3 यहाँ पर 8 हो गया। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर 8, मतलब यूनिट डिजिट 8। डिवाइड बाई 6 नंबर हैं तो डिवाइड बाई हम लोग 6 करेंगे। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करना है तो 6 से डायरेक्टली ये देख लीजिए कि 6 में किसका मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 8 मिल जाए। अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, यूनिट डिजिट यहाँ 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 मिलेगा। इकाई अंक 0 आना चाहिए, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 0 तो ये है ही, तो 0 ही आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर अगर 2 रखेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, ऊपर 2 आना चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। ये देखिए 3 अगर रखेंगे यहाँ पर 2 के जगह पर तो 6 3 18, मतलब ऊपर 8 आ गया कि नहीं? तो बस यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। सिंपल है ना। यूनिट डिजिट अगर अलग अलग है तो आप यूनिट डिजिट से ही काम चलाइए, बहुत आसानी से आ जाता है। इनको क्यों जोड़ना है भाई? जब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इकाई अंक अलग अलग है, बिल्कुल ही अलग अलग है, तो इकाई अंक से लगाइए। चलिए अगला सवाल देखिए। अब ये तगड़ा सवाल है, बहुत बेहतरीन। 2295 मीटर की वृत्तीय दौड़ में, वृत्तीय मतलब कि सर्कुलर रेस में, सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और यश 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है। अब इसमें बड़े गौर से ये समझिए कि भाई एक चक्कर दोनों पूरा कर रहे हैं। एक चक्कर पूरा करने में जो डिस्टेंस वो कवर करेंगे वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक को लग रहा है 85 सेकंड, दूसरे को लग रहा है 45 सेकंड। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो यहाँ पर कितना दिया गया है? टाइम का रेशियो देखिए, सिद्धार्थ को लग रहा है यहाँ पर 85, ठीक है, और यश को लग रहा है यहाँ पर 45। दोनों का ले लीजिए यहाँ पर रेशियो। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 5 से अगर काट दें तो 17 25 ये 85 और
5 9 45, मतलब 17 और 9 का रेशियो आ गया टाइम का। अब टाइम का रेशियो 17 और 9 है, तो चूंकि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होते हैं, माने उल्टा होते हैं। तो टाइम दिया है, हम स्पीड का रेशियो निकाल लें, क्या स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, माने कि 9 और 17 हो जाएगा, तो 9 और 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि परिधि पर वे कितनी बार अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, है ना, कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं या फिर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है विपरीत डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड दोनों का कितना आएगा, 17 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 26, मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो या तो 26 होगा या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा। 26 दिया ही है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये भी एक आसान सा सवाल है। यदि x और 368 के बीच मध्यानुपाती 276 है तो x का मान कितना होगा। अब आप जानते हैं कि अगर तीन संख्याएं a b c मध्यानुपात में हैं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac होता है ना। b स्क्वायर मतलब मध्यानुपात, तो मध्यानुपात का जो स्क्वायर होगा यानी कि 276 का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 276, ये जो होगा किसके बराबर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई के, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यानी कि x और इंटू यहाँ पर 368, है ना। अब इसको यूनिट डिजिट्स लगाइए, कैसे, 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा इकाई अंक में, और यहाँ पर है x इंटू 8, मतलब हम 8 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि हमें 6 मिल जाए। तो अगर हम इसका यूनिट डिजिट लेते हैं तो 8 गुणे 8, क्योंकि यहाँ 8 है तो 8 अठाई 64, इकाई अंक 4 बनेगा, 6 नहीं आएगा तो पहला आंसर नहीं होगा। अगर 5 रखेंगे यहाँ पर, है ना, ये वाला इकाई अंक, तो 8 गुणे 5 40 हो जाएगा, जबकि आना चाहिए 6, 0 आ रहा है, नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। 9 रखिए तो 9 यहाँ रखेंगे तो 9 अट्ठे 72, इकाई अंक 2 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 6 आ रहा है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। 7 रखिए तो 7 अट्ठे 56, इकाई अंक 6 आ गया, बस यही होगा आपका आंसर, है ना। कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अब इस टाइप का सवाल दोस्तों कई बार करवा चुके हैं। एक वस्तु 8100 रुपये में खरीदी गई, इसकी कीमत 40% अधिक अंकित की गई थी, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है, इस सौदे पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखिए पहले कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर 40% बढ़ाया गया। भाई कुछ CP रहा होगा, CP से बढ़ा के क्या किया गया, MP पे लाया गया, है ना, मार्क कर दिया गया। तो CP कुछ भी रहा हो, पहले कितना इंक्रीमेंट किया गया, यहाँ पर 40% बढ़ाया गया, 40% बढ़ा के अंकित कर दिया गया। फिर इस मार्क्ड प्राइस पर कुछ डिस्काउंट देके और सेल कर दिया गया, यानी कि सेलिंग प्राइस बन गया। वो कितना डिस्काउंट दिया गया है, 15% का, तो यहाँ पर हो गया 15% का, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि पहले प्राइस को 40% बढ़ाया, फिर 15% घटा दिया, माने कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सक्सेसिव लग रहा है। तो सीधे सीधे आपको क्या पूछा है, यहाँ पर प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट पूछा गया है। प्रॉफिट होता है CP से SP, मतलब सेलिंग कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में ओवरऑल कितने का चेंज आया, बस इतना देखना है। तो सक्सेसिव को फॉर्मूला लगा लीजिए, A + B + AB अपॉन 100, यही तो होता है हमारा। तो A मतलब यहाँ पर 40, B का मतलब माइनस का 15 और AB अपॉन 100, तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, 15 चौके 60 यानी 600 डिवाइड बाई 100, AB अपॉन 100, बस। तो ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा 25 में से 6 और घटा देंगे तो मतलब आ जाएगा 19, यानी कि 19% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए अगले प्रश्न में। अब इसमें क्या बोला है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, यदि ऊंचाई 128 है तो रेडियस कितनी होगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, है ना, इसका आधा कह रहा है। तो यहाँ पर जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRh, है ना, ठीक है, 2πRh, हाँ ठीक है। तो 2πRh ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो है
किसका आधा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा। तो आधा है किसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h। कितना होता है? 2 पाई r फिर ब्रैकेट r प्लस h, ये हो जाता है। तो देख लीजिए 2 पाई r से 2 पाई r आपका ख़त्म हो गया है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2h की जो वैल्यू है r प्लस h हो जाएगी, r प्लस यहाँ पर h, तो h आके इधर घट जाएगा, मतलब कि h इक्वल टू r हो गया। देखिए हाइट दिया था आपको 128, तो रेडियस भी उसी के बराबर ही होगा, 128। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, आगे चलिए। ये सवाल देखिए, बढ़िया सवाल, तगड़ा सवाल है। 11/10 पावर 7, 10/11 पावर 10, 11/10 पावर 9। यहाँ पर दिया है 10/11 का पावर, ये इधर दिया है 10/11, यानी बेस हमारा 10/11 है, और इधर एक जगह 10/11 है, बाकी दो जगह 11/10 है। अब अगर हम बेस को रेसिप्रोकल करते हैं, बेस को चेंज करते हैं, तो पावर में क्या इफेक्ट पड़ता है, पहले इसको समझिए। देखिए अगर आपके पास यहाँ पर a/b है, इस पूरे की पावर कुछ भी मान लीजिए कि m है, जब हम इसको चेंज करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो पावर हमारा साइन चेंज कर लेता है अपना। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ 10/11 है तो सबको 10/11 बना लीजिए, इसको 10/11 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10/11, यानी पावर कितना हो गया यहाँ पर 7 का -7 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा किए हम इसको, तो नेगेटिव हो गया। फिर ये देखिए, ये तो पहले से 10/11, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, पावर यहाँ पर 10 है। फिर मल्टीप्लाई, इसको भी चेंज करिए तो हो जाएगा 10/11, और ये माइनस का 9 हो गया, इक्वल टू इधर जो भी दिया है उसको लिखे रहने दीजिए, है ना। मतलब 10/11 है और पावर में वही 3m प्लस यहाँ पर 17 है। अच्छा, अब देखिए आप सभी जानते हैं कि जब मल्टीप्लाई हो रहा हो और बेस सेम हो, तो बेस सेम होने पर और मल्टीप्लाई हुआ हो तो पावर आपस में ऐड होते हैं। बेस सेम है तो बेस को पकड़ लीजिए, यानी कि 10/11 हो गया यहाँ पर, और सभी पावर को जोड़ लीजिए, तो -7 और +10 आ गया, प्लस का 3 और माइनस का 9, यानी कि -6 आ गया। तो यहाँ पर -6, और इधर है आपका 10/11 और पावर 3m प्लस 17। क्या अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि दोनों का बेस इक्वल है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब 3m प्लस 17 जो है इधर वाले पावर के बराबर -6 के बराबर हो जाएगा। तो m की जो वैल्यू है यहाँ से कितना हो गया, 6 जोड़ेंगे तो मतलब आ जाएगा 23/3, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, तो माइनस का यहाँ पर 23/3 इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो सवाल है ये बढ़िया सवाल, तगड़ा सवाल है। त्रिभुज ABC में D पर BD लंब AC है। ठीक, फिर कह रहा है कि DBC 22 डिग्री है, EBC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि CAE 36 डिग्री है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर AEB की माप कितनी होगी। बड़े गौर से समझिए, ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। अब यहाँ पर AC पर एक लंब डाला गया BD। ठीक है, कह रहा ना कि BD जो है वो AC पर लंब है और पॉइंट D पर यहाँ पर लंब डल रहा है। तो DBC ये 22 डिग्री है, तो हमने 22 डिग्री लिख दिया। फिर कह रहा है कि E जो है BC पर एक बिंदु इस प्रकार है, यहाँ पर BC पर कोई एक बिंदु बनाइए। ठीक है, इस बिंदु को हम A से मिला रहे हैं, तो जो एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल? CAE, ये पॉइंट आपका E है दोस्तों। ठीक है, तो CAE मतलब यहाँ वाला जो एंगल है ये आपका 36 डिग्री है। क्लियर? अब कह रहा है कि AEB की माप कितनी होगी। AEB मतलब ये वाला एंगल हमें बताना है। ठीक है, बड़ा तगड़ा, बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखिए, इसमें एक हिंट जो दिया था वो था लंब। लंब का मतलब ये भी 90 डिग्री होगा और इधर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 90 है, बहुत गौर से समझिएगा, अगर ये 90 है तो BCD ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसमें 90, ये 22, 90 और 22 कितना हो जाएगा? 9 2 11, 112 हो गया। 112 और ये इसमें क्या जोड़ दें कि हमको एंगल C मिल जाए।
बस यही देखना है हमें, है ना। तो अगर हम इसको देखें तो एंगल सी जो है और प्लस 12 और ये कितना हो जाएगा, मतलब तीनों मिलाकर कितने होंगे 180 डिग्री के बराबर। तो सी की जो वैल्यू होगी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भैया 180 में से इन दोनों को घटा दीजिए, मतलब कि यहाँ पर 112 अगर घटा दें हम लोग तो कितना बचेगा 8, 17 में से 11 गया, ये हो जाएगा 6 आपका, है ना। तो ये हो गया 68 डिग्री, तो ये आपका 68 डिग्री आया है। अब ये अगर 68 आ गया है तो अब इस त्रिभुज में देखिए CAE में देखिए हमें ये एंगल पता चल जाएगा। तो 68 और 36 और ये एंगल, ठीक है। तो तीनों को यहाँ पर देख लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं कि 68 और 36 ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, किसके लिए, इस वाले एक्सटीरियर के लिए। तो भाई जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सामने दोनों इंटीरियर के सम के बराबर होता है। तो ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 68 और 36 को जोड़कर, तो 68 प्लस यहाँ पर 36, बस आ गया हमारे पास आंसर 8 6 14 और ये हो जाएगा 10। 104 डिग्री ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा लॉजिकल था। चलिए ये एज वाला सवाल है ना, इसको ऑप्शन से भी आप लोग बना सकते हैं और जो तरीका हम बताएंगे उससे भी बना सकते हैं। पहले ऑप्शन से देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि 15 साल बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 3 है, ठीक है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था, ठीक। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः निकालिए। आपको ये चीज़ पकड़ना है, 5 साल पहले पिता की आयु जो थी पुत्र की आयु का 4 गुना था, है ना। तो 5 साल पहले का देखिए, अगर हम इसमें 5-5 साल पहले जाएं तो अभी का 45 और 15 है, 5-5 साल पहले पीछे जाइए तो 40 और 10 हो जाएगा, ठीक है। इनका अगर रेशियो लें या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये पुत्र है ये पिता है, तो 4 गुना है कि नहीं, यहाँ पर बोला है 4 गुना, तो 10 का 4 गुना 40। अच्छा ये वाला हो सकता है हमारा आंसर। आगे देखते हैं, ठीक है। अगर इसमें 5-5 साल कम करें तो ये आ जाएगा 35 पर और ये आ जाएगा 5 पर। क्या ये इसका 4 गुना है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। इसमें देखिए, इसमें 5 साल पीछे आइए तो 5 साल अगर पीछे आएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये 27 हो गया। इसमें 5 साल पीछे आएंगे तो 3 आ जाएगा। तो क्या ये 4 गुना है, 3 का 4 गुना 12 होता है, 27 नहीं होता। तो सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है। यहाँ देखिए 5-5 साल पीछे आइए 45 हो गया, ये हो जाएगा 15, तो ये 3 गुना ही है, 4 गुना नहीं है। तो डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक तो तरीका ये है। अब दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। कह रहा है 15 साल बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 3 है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक जो हिंट दिया था उससे भी आप लोग लगा सकते थे, है ना। बेसिक इसमें मत लगाइए, बेसिक लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा XY मानना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। बस यहाँ पर आप ये देखिए कि उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात और 15 साल बाद का, तो पिता की वर्तमान आयु का जो अनुपात था वो 3 यूनिट था, है ना। तो 3 यूनिट था। तो पिता की वर्तमान आयु आप इसमें से देखिए 3 का मल्टीपल कौन सा है। 3 का मल्टीपल ना तो ये 40 है, ना ही ये 32 है, ना ही ये 50 है। बस एक ही ऑप्शन है जो हमारा 3 का मल्टीपल है 45, वही ऑप्शन आपका हो जाता है आंसर, है ना। तो इस तरीके से भी आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का, इस टाइप का जो सवाल है बहुत ज़्यादा आया है। गौरव ने क्रमशः पहला पेन 444 का और दूसरा पेन 356 में खरीदा। वह पहला पेन 75% के लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे उस पर 14% की छूट देनी पड़ती है, ठीक है। और जो दूसरा पेन है उसे 48% के लाभ पर बेचता है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि लाभ कितने का मिला, ठीक है। लाभ कितने का मिला, तो अगर देखा जाए लाभ के बारे में, तो पहले पेन पे 75% का लाभ, तो 444 का अगर हम 75% निकालें, 444 का 75% होता है 3/4, है ना। तो ये तो 111 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 333, मतलब जो 333 रुपये है ये प्रॉफिट मिला, ठीक। अब इसमें अभी कमी होगा क्योंकि मोल भाव करके वो 14% छूट ले लेता है, ठीक है। 14% का
डिस्काउंट ले लेता है। अब इसके बाद देखिए दूसरे पेन पे कितने का लाभ मिला, 48% का। ठीक है, दूसरे पेन का जो प्राइस था वो कितना था, 356। इसका प्रॉफिट निकालिए 48%, 48% यानी डिवाइड बाई यहाँ पर 100। इसको अगर हम लोग 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, है ना। 4 से अगर काट लें, चलिए 4 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 25, या फिर कटेगा क्या, नहीं, इसको 4 से काटेंगे तो 12 चौके 48, है ना। 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 से जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 छक्के 72 हो गया 2, है ना। ध्यान से देखते जाएगा, 12 छक्के 72 बचा 7, तो 12 पंचे 60 और 7 67 बचा 6, फिर 12 तियाँ 36, 36 और 6 आपका हो जाएगा 42। तो ये हो गया 42 72 बटे यहाँ पर 25 है। तो अब क्या करिए, इसको फिर 4 से गुणा कर दीजिए ताकि नीचे 100 बन जाए। ठीक है, तो जैसे ही 4 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 8, फिर 4 सत्ते 28, 8 बचा 2, 4 दूना 8, 2 10 बचा 1, 4 चौके 16, 1 17, मतलब नीचे 100 हो जाएगा तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, इतना आ जाएगा। तो 177 प्लस का यहाँ पर 170 यहाँ पर 8 आ गया, दूसरा डिस्काउंट 170.8। अब आपके ऑप्शंस जो हैं बहुत पास पास दिए हैं तो हम इससे डिसाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। अब हमें देखना है कि ये जो डिस्काउंट दिया है वो कितना यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, पहले तो ये निकालिए बेचा कितने में। ठीक है, तो देखिए 75% का लाभ ले रहा है, मतलब 4 के सामान को 3 के प्रॉफिट में बेच रहा है। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस था, यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस 444 था। पहले पेन के बारे में है ये, दूसरे पेन में कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है, पहले पेन के बारे में। तो पहले पेन का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 444 है। इसको बेचा कितने में, वो अगर छूट नहीं देता तो कितने में बेचता, चूँकि 75% का लाभ ले रहा है, 4 पर 3 का प्रॉफिट ले रहा है, तो 7/4 में बेचेगा, है ना। अब इस पे वो 14% का डिस्काउंट ले रहा है, तो ये जो हुआ वो सेलिंग प्राइस हुआ, और उस पे भी छूट ले रहा है कितना का, 14% का। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 यहाँ पर 100। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखिए कि यहाँ पर ये हो जाएगा, 4 से कटेगा कितना आ जाएगा 111, ये 777 हो गया। 777 को 7 या फिर ऐसा करिए ना, यहाँ पर नहीं कर ही लीजिए। ठीक है, 14 का 111 से गुणा कर दीजिए, तो 14 एक कम 14। ठीक है, ध्यान से देखते जाएगा, 14 एक कम 14 बचा 1, फिर 14 एक कम 14 1 15, फिर बचा 1, फिर 14 एक कम 14 1 15, मतलब कितना हो गया यहाँ पर 1554। गुणे यहाँ पर 7 है, डिवाइड बाई 100 है। ये देखिए अब कितना आ जाएगा, 7 चौके 28 बचा 2, फिर 7 पंजे 35 2 37 बचा 3, 7 पंजे 35 और 3 38। ठीक है, बचा 3, 7 एकम 7 3 10, ये हो गया। और डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब 108.78 ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट, इतना। अब इनको हमें सॉल्व कर लेना है, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप सीधे सीधे देखिए कि 88 है, यहाँ 88 है और यहाँ 78 है। चूँकि इसके पॉइंट में बाद में 0 0 होगा, तो पहले जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 88 आएगा। ठीक, लास्ट में पॉइंट के बाद 8 8 आएगा, और यहाँ है 78, तो पॉइंट के बाद एक्चुअली कितना आ जाएगा, 88 माइनस 78 10 आएगा। पॉइंट के बाद 1 0 आएगा, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बहुत पास पास में थे दोस्तों, इसलिए हमको इतना कैलकुलेशन करना पड़ा है। समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं, कुछ और सवालों को देखिएगा। ये सवाल देखिए, ये तो बड़ा सिंपल सा बड़ा छोटा सा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद 10% खाली था। अच्छा, 50 लीटर डाल दिया, उसके बाद भी 10% वो टैंक खाली था। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल, यानी कि टोटल कितना पेट्रोल टैंक की हमें एक्चुअली कैपेसिटी निकालनी है। ठीक, देखिए 10% खाली था, मतलब भरा कितना था, 90%, है ना। 90% यहाँ पर भरा था, और पेट्रोल भरा कितना है एक्चुअल में 50 लीटर, तो 90% का मतलब यहाँ पर 50 लीटर है। ठीक, तो हमें पूछा है 100% की वैल्यू, तो इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए तो 10% पे आ गए, और हमें 100 चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या करना है, पहले तो 9 से डिवाइड, फिर 10 से मल्टीप्लाई। जो यहाँ किए हैं वही यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका 100%। 100% का ही वैल्यू निकालना था हमें। कितना होगा, 500 डिवाइड बाई 9। 500 डिवाइड बाई 9, इसको डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45, बचा 5, तो फिर 50 हो गया, फिर 55 आ जाएगा। 55 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो ये सवाल भी आप लोग समझ गए होंगे। और हमने यहाँ पर जितने भी सवाल थे महत्वपूर्ण वाले, जो बहुत आसान थे, उनको तो हमने स्किप कर दिया है ना, जिनमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। तो ये जो सवाल थे ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।